We are starting kinetics today. Now, can somebody recall what we have learnt about kinetics and kinematics and simply tell me what is the difference between kinetics and kinematics? सर, Hmm. काइनेमेटिक्स में अपन केवल उसकी बात करते, डिस्टेंस, टाइम और इससे रिलेटेड ही बात करते, फोर्सेस को इंक्लूड नहीं करते काइनेमेटिक्स में। बस बिल्कुल सही फोर्सेस कहा। काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में दोनों में अपन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की बातें करते हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स में खास करके फोर्स की बात नहीं करते। वी डोंट टॉक अबाउट फोर्स। See, when any body is moving through space, for example, let us take a randomly shaped object. It is moving through space. It has certain velocity and certain acceleration. Okay, and in time, it is covering some distance s continuously. How does a body possess acceleration? See, if somebody tells you that there is a body, it is moving with a constant velocity. क्या मैं इस ऑब्जेक्ट के बारे में ये कह सकता हूं कि द नेट अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू जीरो? कैन आई से दिस और नॉट? यस मैं सर। मैं कुछ नहीं बोल रहा कि मैं काइनेमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, काइनेटिक्स की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग। आई एम सिंपली सेइंग दैट आई सी अ बॉडी which is moving horizontally at a constant velocity. Can I say with 100% confidence that the net amount of all the types of forces, किसी भी प्रकार की फोर्स हो, ग्रेविटेशनल ले लो, चाहे एक्सटर्नली अप्लाइड पुल या पुश ले लो, कुछ भी ले लो, the net amount of force acting on the body must be equal to zero because velocity is constant. ठीक है? जहां पर एक्सेलरेशन आ गई बॉडी में, ये चीज ये चीज है जो फोर्स का होना निर्धारित करता है. सो द फर्स्ट थिंग इन काइनेटिक्स, सिंस इन काइनेटिक्स वी आर डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट फोर्सेस, तो आप काइनेटिक्स में सबसे पहला सवाल किसी भी चलती हुई ऑब्जेक्ट से ये पूछोगे कि तुम्हारी एक्सीलरेशन क्या है. So acceleration, if present in the system or on a body, indicates the presence of some resultant amount of force which is unbalanced. अपन इससे पहले तक जो स्टैटिक्स की बात करते थे, स्टैटिक्स के अंदर क्या होता था कि आप कोई ऑब्जेक्ट लेते थे और उस पर कोई फोर्स लगाई, इधर एक फोर्स लगाई, इधर एक फोर्स लगाई, कई बार आप लैमिस थ्योरम लगाते हो, ये लगाते हो, लेकिन ये सारी चीजें क्या थी? वी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब ही ये होता है कि सारी फोर्सेस जीरो हैं. और उसके बाद अपन ने फिर ये इक्वेशंस यूज की थी दैट द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन इज जीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज जीरो. ये यूज करते थे अपन. अपन ने ट्रस की प्रॉब्लम सॉल्व करी, अपन ने वर्चुअल वर्क की प्रॉब्लम सॉल्व करी, मतलब जितनी भी अपन ने इससे पहले काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स से पहले जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, दे वर ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ इक्विलिब्रियम. And equilibrium means that the sum of all forces is zero and also the sum of all rotational moments is also zero. So there is nothing that can cause motion or acceleration. But as soon as we started with the topic of kinematics, in that we saw projectile motion is there, parabola बन रहा है, ये बन रहा है, तो उसमें acceleration है, velocity है, displacement हो रहा है, चीजें चल रही हैं. तो उस केस में आपका समेशन ऑफ एफ जीरो नहीं है. इट इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज देर इज एक्सेलरेशन. अब काइनेटिक्स की जब बात करते हैं तो अपन फोर्सेस की भी बात करेंगे. नाउ गोइंग बैक टू आवर presentation here, kinetics is that branch of mechanics that deals with motion of particles and rigid bodies while also considering the forces causing them. ठीक है? अब काइनेटिक्स के अंदर जब अपन आ गए हैं, बात तो वही चलेगी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, टाइम टेकन, एंड इवन इन सम केसेस यू विल बी यूजिंग योर ओल्ड रिलेशनशिप्स दैट यू लर्नड इन द कोर्स ऑफ काइनेमेटिक्स. कौन से रिलेशनशिप्स हैं?
काइनेमेटिक्स की जैसे ही कोई बात करे आपको, तो आपको फटाक से ये चीजें याद आनी चाहिए। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशंस जो हैं, ये काइनेमेटिक्स की कोर इक्वेशंस हैं, काइनेमेटिक्स की, यानी कि जहां पर फोर्स कंसिडर नहीं किया जाता उसके अंदर की। काइनेटिक्स में क्या ये वैलिड रहेगी क्या? बिल्कुल रहेगी, ये चीजें कहीं नहीं जाती, ये काइनेटिक्स में भी आपको यूज करने को मिलेगी। लेकिन कंडीशन सिर्फ क्या है कि एक्सेलरेशन तो होगी, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। तो so if the acceleration is constant, then whether you are solving problems of kinematics or you are solving problems of kinetics, these three equations can be used without any problem। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ एक चीज कहीं से पता कर लो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या भैया? जी है। तो फिर ये तीनों, आपको ये नहीं पता करना कि काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम है कि काइनेटिक्स की प्रॉब्लम है, ये तीनों इक्वेशंस तब भी यूज की जा सकती है। तो अब काइनेटिक्स के अंदर अपन मेजर इक्वेशन कौन सी यूज करते हैं? अपन ये बोलते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक बॉडी है, this body has a mass of m and somebody is applying a continuous force of F on it, ठीक है? and let us say हम लोग स्पेस के अंदर हैं, मतलब धरती से बहुत ऊपर, we are not on earth, so there are no other forces, फ्रिक्शन नहीं है, जमीन पे नहीं है बॉडी, it is simply floating in empty space, and somehow you went to the block of mass and you started pulling it with a force of F. Now kinetics says कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, क्योंकि काइनेटिक्स की शुरुआत ही न्यूटन के दूसरे नियम से होती है। आप ये भी सोचोगे कि पहले नियम से क्यों नहीं करी शुरुआत, क्योंकि न्यूटन ने एक पहला नियम भी दिया था, दूसरा भी दिया था, तीसरा भी दिया था, और काइनेटिक्स की बात करते टाइम सीधे दूसरे पे क्यों कूद पड़े आप? क्योंकि काइनेटिक्स का मतलब है मोशन होना चाहिए, और न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो मोशन की एक्सेलरेशन और फोर्स को रिलेट करता है। If somebody asks you, tell me the equation for Newton's second law of motion, वो इक्वेशन ही ये है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वो आपकी एक्सेलरेशन को, जो कि काइनेमेटिक्स का एस्पेक्ट है, और फोर्स को, जो कि काइनेटिक्स का एस्पेक्ट है, इन दोनों को रिलेट करने वाली ऐसी पहली इक्वेशन न्यूटन के सेकंड लॉ में ही मिलती है, फर्स्ट लॉ में नहीं मिलती। तो इसीलिए जैसे काइनेटिक्स की बात करते हैं, अपन सीधे न्यूटन के सेकंड लॉ पे आ जाते हैं, बोलते हैं कि भैया अपनी पूरी कहानी न्यूटन के सेकंड लॉ से चालू होती है और यहीं खत्म हो जाती है, लिटरली। अब मैं अगर आपको ये कहूं तो ये कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं होगा कि काइनेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको बस ये एक इकलौती इक्वेशन चाहिए, और ये चीज मैं आपको अब हर स्टेप पे प्रूव करूंगा। हालांकि ये जो आज मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं, इसमें खूब सारा इसमें इक्वेशन बाजी है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ये देखो अब ये चीजें आ गई, फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन इन रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स, ये चीजें आ गई, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन इन प्लेन फॉर रिजिड बॉडी आ गई। ये सारी चीजें अपन बात करते करते चलेंगे, लेकिन इन सब के एंड में जाकर के निष्कर्ष एक ही निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है? जो न्यूटन साहब ने अपने सेकंड लॉ में बोला था, यानी कि द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी कैन बी समड अप एज द मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स एक्सेलरेशन, दैट्स ऑल। तो अब आपको वापस से मैं टेम्पलेट पे ले चलता हूं। ये बात कर रहे थे स्पेस पे, अपन एक ऑब्जेक्ट को ले गए, उस पे एक फोर्स लगाया F, आपसे ये कहा गया काइनेटिक्स की इक्वेशन बनाओ। ठीक है, इक्वेशन बना देते हैं, बोलते हैं कि भाई न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द बॉडी। तो सीधे सीधे आपकी इक्वेशन बन गई F इज इक्वल टू m इंटू ए, बात ही खत्म। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब आप वापस धरती पे आ गए,
Now you have a mass resting on a surface, and now instead of dragging a floating mass, now you are applying the force on a mass resting on a surface, and the surface and the mass have a coefficient of friction mu. ठीक है, कोई बात नहीं, बोला कि अब इस पे बनाओ. अब ये क्या हो रहा है, कुछ कुछ टाइम के बाद मास की वेलोसिटी बढ़ती भी दिख रही है. ठीक है, फोर्स से आपने खींचा इसको, लेकिन जमीन पर रगड़ खा रहा है. सो देयर इज अनदर रेजिस्टिंग फोर्स विच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. और न्यूटन का नियम क्या कहता है, द सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. और जैसा मैंने कहा, आपकी प्रॉब्लम चेंज होती रहेगी, आपकी प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी कम ज्यादा होती रहेगी, लेकिन काइनेटिक्स की प्रॉब्लम में आपको सिर्फ एक ये इक्वेशन याद रखनी है, और इस इक्वेशन के वेरिएशंस आती रहती है बस, और कुछ भी नहीं है. ठीक है, देखते हैं अपन. सो वी से लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मास. जनरली ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ती है, विच वी कॉल एज FBD. इसके ऊपर जमीन का रिएक्शन लग रहा है, नीचे को इसकी mg खुद लग रही है, आगे को फोर्स लग रहा है, और पीछे को फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, विच यू ऑलरेडी नो इज इक्वल टू म्यू इनटू आर. दिस इज कॉल्ड एज द फ्री बॉडी डायग्राम. एंड इन प्रॉब्लम्स ऑफ काइनेटिक्स it is very very important that you always draw the free body diagram and then find out the summation of all forces. ठीक है, अब अपन ने ये कहा कि भाई समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस में दो फोर्स तो वर्टिकल डायरेक्शन में है और दो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है. तो क्या मैं इन चारों को ऐड कर दूं, म्यू आर प्लस एफ प्लस आर प्लस एम जी, क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं? कि ये है क्या समेशन एफ का मतलब? बिल्कुल नहीं. समेशन एफ इक्वल टू एम ए लगाने के लिए आपको एक डायरेक्शन की बात एक टाइम पे करनी पड़ेगी. सो instead of stating summation f equal to ma as one equation, in this problem I will state it as two different statements. मैं कैसे करूंगा इसको? I will write it as summation of all the forces in the x direction must be equal to mass into acceleration in the x direction, and summation of all forces in the y direction must be equal to mass into acceleration in the y direction. तो अभी भी मैंने अपनी स्टेटमेंट को नहीं चेंज किया है. मैंने आपको कहा था कि काइनेटिक्स की प्रॉब्लम में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है, लेकिन इस चीज से आगे बात जाएगी नहीं, यही बात खत्म हो जाएगी. इसका रूप बदल जाएगा. रोटेशनल मैकेनिक्स ले आएंगे तो फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, और मास की जगह इनर्शिया आ जाएगा, और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, लेकिन तब भी फॉर्मेट तो यही रहेगा. सो बेसिकली काइनेटिक्स की प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद करने ही नहीं है, बस आपको F इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला तरीके से लगाने का टेक्निक सीखना है, और कुछ नहीं करना. ओके, एनीवे लेट अस कम बैक टू दिस प्रॉब्लम. तो पहले ये लगाता हूं मैं, समेशन Fx इक्वल टू मास इनटू Ax. तो अब मैं सिर्फ इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लूंगा. तो मैंने ये कहा कि बॉडी तो आगे को एक्सेलरेट करती हुई पाई गई थी, ये ऑलरेडी पता है. तो मैं लिखूंगा कि मास इनटू एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू F माइनस म्यू आर. ये पहली इक्वेशन बन गई मेरी. और दूसरी इक्वेशन मैंने ये देखा कि वर्टिकल डायरेक्शन में ना तो मास ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि R और mg एक दूसरे के बराबर होंगे. तो ये मेरे को अलग से पता लगा, R इज इक्वल टू mg. बट दिस इक्वेशन दिस सेज कि अगर मैं R माइनस mg करूं तो मेरे को मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन मिलेगी. तो ये बताओ कि एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितनी है? यही हुआ ना. ये देखो भाई, अब वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन ये है, काइनेटिक्स की इक्वेशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ.
ये कहता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा उसको मास से मल्टीप्लाई कर लो, तो वो वर्टिकल डायरेक्शन के सारे फोर्सेस के सम के बराबर होगा। वन फोर्स इज अपवर्ड आर, तो मैंने आर को पॉजिटिव ले लिया। वन फोर्स इज डाउनवर्ड mg, तो मैंने mg को नेगेटिव ले लिया। r माइनस mg समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन y डायरेक्शन हो गया। सो टेल मी व्हाट इज एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। R minus mg upon m. कितना वैल्यू आएगा उसका? 0. इट विल बी 0, क्योंकि r इक्वल टू mg, ये आपको पता है अलग से, और r माइनस mg करोगे तो 0 आ जाएगा। सो यू गेट 0 इक्वल टू मास इनटू ay, सो ay मस्ट बी इक्वल टू 0 बिकॉज मास कैन नॉट बी 0, मास तो बॉडी का 0 हो ही नहीं सकता, तो इसलिए एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन 0 आ गई। अब उसी तरीके से अपन इस इक्वेशन पे वापस चलेंगे और ये पूछेंगे कि भाई तो ये बताओ कुल मिलाकर के x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो हम कहेंगे कि वी ऑलरेडी नो दैट मास इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज f minus mu r, so acceleration in the x direction must be equal to f minus mu r upon m। अभी अपन ने ये जो छोटी सी एक्सरसाइज की, ये आप लोगों को पहले ही पता है, इस तरह की चीजें कर सकते हैं अपन, वी ऑलरेडी नो दैट। एंड इन काइनेटिक्स वी आर नॉट गोइंग टू गो बियॉन्ड दिस कॉन्सेप्ट, वी विल बी डीलिंग with all the problems in some context with such sort of equations। आगे चलते हैं, अपन थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अब आप लोग खुद पढ़ें, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने बुक्स में से थोड़ा अच्छा लिटरेचर लेके लिख दिया है, but you don't have to explain so much if somebody asks you what is Newton's second law, you just need the statement of the second law and the equation of second law। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ हमेशा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं बोलता, कई सारे स्टेटमेंट्स न्यूटन के मोमेंटम से रिलेटेड है। सो इट सेज दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, डी बाय डी टी ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। तो एक स्टेटमेंट न्यूटन के सेकंड लॉ का एक्सेलरेशन से रिलेटेड नहीं है, वो मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डी बाई डी टी ऑफ एम बी, एंड दिस स्टेटमेंट सेज दैट दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू एफ। अब मास तो कांस्टेंट है, तो डी बाई डी टी ऑफ एम वी क्या हो गया? एम इंटू डी वी बाई डी टी। व्हाट इज डी वी बाई डी टी? इट इज एक्सेलरेशन। तो वापस से घुमा फिरा करके बात वहीं आ गई, ये देख लो, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के हिसाब से डिफाइन कर लो न्यूटन को, या फिर इस तरीके से डिफाइन कर लो। अच्छा, इस इक्वेशन को देखते हुए मैं इंग्लिश स्टेटमेंट कैसे बनाऊंगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का? आई विल से दैट the sum of all the external forces acting on the body must be equal to the product of mass and the resultant acceleration in that direction। बस सिंपल स्टेटमेंट बन गई आपकी। मोमेंटम के हिसाब से डेफिनेशन चाहिए सेकंड लॉ की, वो यहाँ दे रखी है आपको, ये अपन ने देख भी लिया और ये भी देख लिया कि दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। इवेंचुअली द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज सिंपली F इज इक्वल टू m इंटू ए। और अब आपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना भी सीख लिया इस लॉ को, ठीक है। आगे चलें, इक्वेशन ऑफ मोशन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। नाउ इफ यू सी, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन ऑल दिस नॉनसेंस टू यू, ये तो ठीक है आपके सिलेबस में दे रखा है, मैंने यहाँ पर इधर उधर से लेकर के मटेरियल आपको पब्लिश करके दे दिया, आई हैव प्रिंटेड इट ओवर हियर, बट इवेंचुअली लुक एट द रिजल्ट। Summation of all the forces in x direction is mass into acceleration in x direction. Summation of forces in y direction is equal to mass into acceleration in y direction। और ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर ये कर रहा है, ये स्टेटमेंट अपन ने ऑलरेडी देख ली कि वर्क कैसे करती है, यू हैव ऑलरेडी सीन इट हियर। एक एग्जांपल लेके आपको मैंने दिखा दिया कि फोर्सेस एक बॉडी पे कई दिशाओं से एक्ट कर सकती है,
लेकिन समेशन ऑफ एफ का मतलब ये नहीं है कि आप उन सारे फोर्सेस को इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. यू हैव टू प्रॉपरली अरेंज द फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि y डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि x डायरेक्शन, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ 3-dimensional केस देन द z डायरेक्शन विल आल्सो कम. और उसके लिए इन्होंने यहाँ पे जनरलाइज कर दिया इसको भी कि भैया अगर z डायरेक्शन में भी अगर फोर्सेस लग रही हैं तो वहां पर भी एक्सेलरेशन मिलेगा. तो इस तरीके से ये 3 कंपोनेंट्स में इसको स्प्लिट कर दिया है. दैट इज द जिस्ट ऑफ दिस होल स्टोरी, इक्वेशन ऑफ मोशन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स. तो बात ये कह रहा है कि भाई वेक्टर फॉर्म में तो कहानी यही है, summation of f is equal to mass into acceleration, but in this case f is a vector and acceleration is also a vector. तो यहां पर आपको ये पता नहीं लगेगा कोई एक्सेलरेशन वेक्टर यों होगा, कोई एक्सेलरेशन वेक्टर यों होगा. तो वेक्टर फॉर्म में तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन एक्चुअल में एडिशन कैसे करोगे वेक्टर्स का? उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है उसको कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दो, और कंपोनेंट्स में स्प्लिट करके इंडिविजुअल डायरेक्शंस के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ इंडिपेंडेंटली कोट करो. तो ये कह दो कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है एफ एक्स इक्वल टू एम इंटू ए एक्स, ये न्यूटन का लॉ एक्स एक्सिस के लिए, और ये जो लिखा हुआ है दिस इज न्यूटन का लॉ फॉर वाई एक्सिस एंड दिस इज न्यूटन का लॉ फॉर जेड एक्सिस. इस तरीके से देखो. Once again, in changed notations, acceleration in x direction can be simply written as d2x upon dt square या फिर x डबल डॉट. तो चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है. And now we come to equations of motion in radial and transverse components. Now, if you remember, we did a very long derivation of acceleration of an object in the radial and transverse direction when it is moving along a curve. जब एक कर्व पे मूव करता है, अपन ने बात की थी कि एक ओरिजिन पॉइंट ले लो, ओरिजिन पॉइंट से आप उसकी रेडियल डायरेक्शन r बनाओ, फिर उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसको vr कहा जाता है, और रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी उसको vt कहा जाता है. And then we went on to derive the expressions for vr and vt, and then we derived expressions for acceleration in radial direction and acceleration in transverse direction. ये आप अपने प्रीवियस नोट्स और लेक्चर रिकॉर्डिंग्स में देखिए, और इनकी एक्सप्रेशन अपन ऑलरेडी बना चुके हैं. एंड दैट इज ऑल दैट वी नीड टू डील विद इक्वेशंस इन दिस पार्ट. अब अपन को ये जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट था ये तो कंप्लीट हो गया. एंड इफ यू रिमेंबर दीज आर द रिजल्ट्स दैट वी ऑब्टेन्ड. तो एक बार मैं इसको समराइज करता हूं कि मैं एकदम से यहां कहां आ गया. ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि इन दिस पार्ट ऑफ द नोट्स वी आर डीलिंग विथ पार्टिकल्स दैट आर मूविंग अलोंग अ कर्व. एक कर्व में मूव कर रहे पार्टिकल का ही रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट बनता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधे सीधे जा रही है तो इसका रेडियल और ट्रांसवर्स बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, ये चीज याद रखना. So if a body or particle is simply traveling along a straight path, then there is no radial and transverse component. Radial and transverse component सिर्फ rotational या curvilinear motion में ही पैदा होते हैं. And if it is moving in a curvilinear fashion, then at any instant of time it has a radial acceleration and a transverse component of acceleration, and they are given by AR. जैसा मैंने आपको याद दिला दूं वापस से, ये देखो ए आर का मतलब लिटरल मीनिंग तो वी आर का डेरिवेटिव होना ही होना है, लेकिन उसमें माइनस ओमेगा वीटी लगा देते हैं. ए ट्रांसवर्स का मतलब वी ट्रांसवर्स का डेरिवेटिव ऑफ टाइम तो होना ही होना है, और उसमें प्लस ओमेगा इंटू वी आर लगा देते हैं. ये आपको एक ट्रिक भी मैंने बताई थी याद रखने की इसको. सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड एंड वी रिमेंबर इट नाउ ऑल्सो. अभी भी अपन को याद रखना पड़ेगा, काइनेटिक्स की बात करेंगे तब भी. अब कुल मिलाकर के जब आपको एक्सेलरेशन पता है तो आपको फोर्स की बात क्या करनी पड़ेगी. अब ये देखो, इस फिगर को देखो, लुक एट दिस फिगर नाउ. वी हैव टेकन एन ओरिजिन. दिस इज द कर्व्ड पाथ along which a particle of mass m is traveling.
ठीक है, ये यूं जा रहा है, इस कर्व्ड पाथ पे जा रहा है, एंड एट दिस इंस्टेंट you took a photo of this object, and then since the object was captured here, you said that from the origin I can see that this is the radial direction, and in this instant, since this is the radial direction, so that means the radial acceleration and radial force must be acting along this line, and since this line represents the radial direction, the direction perpendicular to it must be representing the transverse direction. तो अब आप ये जो न्यूटन्स का सिद्धांत है, अब आप इन दो डायरेक्शंस में लगा दो। जिस तरीके से आपने एक x और y के लिए समेशन ऑफ fx और समेशन ऑफ fy बनाया था, आपने ये कहा था कि x दिशा में सारी x की जो फोर्सेस का सम होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ x डायरेक्शन होगा, और उसी तरीके से y डायरेक्शन के लिए कहा था कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द y डायरेक्शन will be equal to mass into acceleration in the y direction होगा। तो ये सेम चीज अब यहां बोल दो बस। आप ये कह रहे हो कि भाई x और y एक्सिस की बजाय अब मेरे पास रेडियल एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो इसका मतलब है अगर इस मास की अगर कोई ओवरऑल एक्सेलरेशन a है तो रेडियल डायरेक्शन में ar एक्सेलरेशन होगा और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में at एक्सेलरेशन होगा। मास तो कांस्टेंट है ही, तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन रेडियल डायरेक्शन क्या होगा? सीधी सीधी बात है, मास इनटू एआर, और उसी तरह से समेशन ऑफ फोर्सेस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होगा? सीधी सीधी बात है, मास इनटू एटी। और एटी और ए आर के एक्सप्रेशन अपन को ऑलरेडी पता है, ये अपन ने रटे हुए हैं, इन चीजों को अपन ने रट के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए इन इक्वेशंस को लेकर के। तो आपको करना क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ लगाने के लिए कर्विलिनियर मोशन में बस ये काम करना है जो यहां लिखा हुआ है। बस ये देखो, रेडियल डायरेक्शन की सारी फोर्सेस को ऐड करोगे तो मास इंटू ए आर मिल जाएगा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन की सारी फोर्सेस को ऐड करोगे तो मास इंटू एटी मिल जाएगा। एंड वंस अगेन कर्विलिनियर मोशन की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को भी जोड़ तोड़ करके आपने कुल मिलाकर के देखा, वही इक्वेशन फिर से बन रही है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि न्यूटन के सेकंड लॉ से अभी तक अपन आगे बढ़े ही नहीं, और जैसा मैंने कहा बढ़ेंगे भी नहीं। काइनेटिक्स पूरी की पूरी न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर आधारित है, कंप्लीट काइनेटिक्स। ओके, वी विल डील विद दीज इक्वेशंस व्हेन वी एनकाउंटर देम इन आवर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। मूविंग फॉरवर्ड, एक स्पेशल केस की बात की जाती है जो कि अपने ज्यादा काम आएगी। ये फॉर्मूले आपको अब काइनेटिक्स में बहुत रेयरली यूज करने को मिलेगी, लेकिन सर्कुलर मोशन आपके बहुत ज्यादा कॉमनली आएगी। तो इसलिए अब अपन एक स्पेशल केस डील कर रहे हैं सर्कुलर मोशन का, या प्योर सर्कुलर मोशन। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दिस कर्विलिनियर मोशन? ये कर्विलिनियर मोशन तो कुछ भी हो सकता है, ऐसी एक रोड पे कोई गाड़ी चल रही है, इस तरह की एक रोड है, क्या ये सर्कुलर है? क्या नहीं है। क्या इसका कोई एक छोटा सा हिस्सा सर्कुलर है? क्या नहीं है। तो ये तो कोई भी रैंडम कर्व हो गया। तो किसी भी रैंडम कर्व की जनरलाइज्ड इक्वेशंस हैं ये। बट व्हाट इज अ सर्कल? अ सर्कल is defined as that curved path on which if the object is moving it must be seen as maintaining a constant distance of r from the center। तो एक रेफरेंस पॉइंट से अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली आर को कांस्टेंट बनाते हुए घूम रहा है तो वो प्योर सर्कल बन जाएगा। इस वाले कर्व में ये आर कांस्टेंट नहीं है। ये अभी ऑब्जेक्ट यहां चला जाएगा तो आर देखो यहां से यहां तक आ गया तो आर बढ़ गया। ये ऑब्जेक्ट अगर यहां चला गया कर्व में तो देखो जीरो से लेके आर यहां तक नपेगा, तो आर चेंज हो रहा है नॉर्मल कर्विलिनियर मोशन में, लेकिन सर्कुलर या प्योर सर्कुलर मोशन में आर इज अ कांस्टेंट। दिस इज द स्पेशल केस, और यही केस आपको लगाना है। ठीक है, तो अगर आर कांस्टेंट है तो डी आर अपॉन डी टी तो जीरो हो गया, क्योंकि आर कांस्टेंट है। तो अब आपको जहां पर भी इस वाले इक्वेशन में डी आर का यूज आता है वो सारी चीजें जीरो हो जाएगी, एंड इवेंचुअली
ये सारे कन्वर्जन अपन कर चुके हैं। एक्सेलरेशन इन द रेडियल डायरेक्शन का एक्सप्रेशन जो है इस वाले से सॉल्व होने के बाद बन जाएगा माइनस ओमेगा वीटी, या फिर माइनस ओमेगा इंटू आर ओमेगा, या और भी छोटा कर लो तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। दिस बिकम्स द रेडियल एक्सेलरेशन, और इसको अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। आपने इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज को ना झेलते हुए अगर आपसे कोई ये पूछे कि एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है अपने सेंटर के अबाउट, व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? द रेडियस ऑफ द पाथ इज r, the mass of the object is m, and the angular velocity with which it is rotating along the circular path is omega। ये तीन पैरामीटर दे रखे हैं। और अब आपको ये सारी जो बातें मैंने यहाँ पर बताई, इन सब चीजों को एक सेकंड के लिए दिमाग से निकाल के सीधे मेरे को बता दो, व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? डू यू रिमेम्बर द फॉर्मूला? m into minus m r omega square. It is minus mr omega square. Another form of centripetal force is m v square upon r। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, डिट्टो सेम है। क्यों? क्योंकि v क्या होती है सर्कुलर मोशन में? r ओमेगा होती है। अब आप v स्क्वायर की जगह r ओमेगा रखो, यानी कि r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रखो, r से r कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन आपको पहले से ही, आपको मेरे ख्याल से 9th या 10th क्लास से ही पढ़ा दिया गया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, एंड दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आपकी एक्सेलरेशन इन रेडियल डायरेक्शन माइनस आर ओमेगा स्क्वायर है, तो मास से मल्टीप्लाई कर दो तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा। एंड यू सी इन सर्कुलर मोशन, अब ये सारी बातें हटा दो यहां से, अब देखो इस फिगर को देखो आप। इन सर्कुलर मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम the radial direction of acceleration always acts inwards and the tangential direction of acceleration acts tangential to the circular path हमेशा। तो ये तो डायरेक्शन ऑफ ए आर और ए टी होगी प्योर सर्कुलर मोशन में। और ए टी कैसा रहेगा? ए टी के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ बी टी का डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा और कुछ नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी इन द रेडियल डायरेक्शन तो जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी इन रेडियल डायरेक्शन क्या है? dr अपॉन dt, और dr अपॉन dt प्योर सर्कुलर मोशन में जीरो होती है। तो ये चीज जीरो हो गई, तो ए टी निकालने के लिए ये कंपोनेंट खत्म हो गया। अब ए टी सिर्फ रह गया डी वी टी बाई डी टी। वी टी क्या चीज होता है? वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन इज आर ओमेगा, तो डी बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा, आर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी और आर इंटू एल्फा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होती है? इसका फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, आर ओमेगा होती है। सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी होती है? जिस तरीके से आर ओमेगा था वेलोसिटी, उसी तरीके से एक्सेलरेशन होगा आर एल्फा, ठीक है। अब आपको अगर समेशन ऑफ फोर्सेस इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन निकालनी है, तो आपकी एक्सेलरेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन तो आर एल्फा है ही, आर एल्फा को मास से मल्टीप्लाई कर दो। फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन इज एम आर एल्फा। अब ये एल्फा क्या चीज होती है? एल्फा इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव है एल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी कहते हैं इसको। और अगर थीटा के टर्म्स में लिखना चाहोगे, इट इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ रेट ऑफ या फिर चेंज ऑफ एंगल का डेरिवेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। दिस इज व्हाट योर एल्फा इज, ठीक है। तो प्योर रोटेशनल मोशन होगा, तो इसकी समरी याद रख लेते हैं अपन एक बार।
कि प्योर रोटेशनल मोशन में अपन को कौन कौन से फॉर्मूले काइनेटिक्स के याद रखने हैं. If you have a pure rotational motion and your mass is at any point on the circular path at some time, then there will be a force that will act on it in the radially inward direction. This is called as the centripetal force, and this is equal to mr omega square, where r is the radius of the circular path. There will be a tangential force acting on it, and this is equal to m into r alpha. ये दो फोर्सेस हो गई आपकी सर्कुलर मोशन की. बट एनीवे, whenever we encounter these in our numerical problems, we will see about it. आगे चलें. Equations of motion in plane for a rigid body. तो अब इसमें ये बात कही कि चलो रिजिड बॉडी की बात करते हैं. अब कोई भी एक बॉडी ले लो जिसका कि एक शेप है. भाई अभी तक अपन क्या कर रहे थे, वी वर ट्रीटिंग मास एज अ पार्टिकल. यहाँ पर एक छोटा सा मास है, इससे पहले देखो यहाँ पर एक छोटा सा मास है, इससे पहले देखो, सारी जितनी भी बातें कर रहे थे अपन, वी वर ट्रीटिंग मास एज अ स्मॉल पार्टिकल. बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ रिजिड बॉडी, then that object has some recognizable shape and size. जैसे कि कोई बॉक्स रख दिया आपने, ठीक है, now this is a rigid body, it has a cuboidal shape. या फिर आपने एक sphere ले लिया, now the sphere has a certain amount of volume which you can actually feel in your hands. तो ऐसी कोई ऑब्जेक्ट जिसको रिजिड बॉडी कहेंगे, that has some shape and size. अब एक शेप और साइज वाली ऑब्जेक्ट के ऊपर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हमेशा ऐसे फोर्स नहीं लगा सकते जैसे किसी पॉइंट पे फोर्स लगा दिया. यू कैन नॉट से दैट आई एम अप्लाइंग ऑल द फोर्सेस एट अ पॉइंट. नाउ द फोर्सेस व्हेन अप्लाइड विल बी अप्लाइड एंड एक्टिंग एट डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द फिजिकल एंटिटी. चूंकि इसके अलग अलग लोकेशंस हैं. अब तो जैसे अब मैंने एक फोर्स यहां लगाई, वो इस पॉइंट पे लग रही है, दूसरी फोर्स इधर लगाई, वो इस पॉइंट पे लग रही है, और ये जरूरी नहीं है कि F1 और F2 का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो. सो नाउ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज व्हाट हैपेंस टू माय इक्वेशन ऑफ मोशन, और रादर सिंपली स्पीकिंग व्हाट हैपेंस टू दिस इक्वेशन समेशन ऑफ F इक्वल टू ma. क्योंकि अपन ने पहले क्लेम कर लिया कि यही इक्वेशन है अपनी, पूरी कहानी इसी इक्वेशन में. तो समेशन F इक्वल टू ma इस केस में मैं कैसे लगाऊं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी. इसमें देखो ये बोल रहा है द सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ ग्रेविटी एंड अ मोमेंट समेशन m एक्टिंग अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, आपको बहुत स्टार्टिंग की क्लासेस में मैंने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया था. अगर आपको याद नहीं है तो आप जाकर के रेफर करना आज, कन्वर्जन ऑफ अ फोर्स इनटू अ फोर्स एंड अ मोमेंट. तो मैं क्या करना चाहता हूं, मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का यहां पर है, ठीक है. यहां पर एक फोर्स लग रही है. I want to transfer this force on the center of gravity. What do? I take F here and I take F opposite to it. मैंने यहां पर भी F लगा दिया और इसके ऑपोजिट भी F लगा दिया. अब मैंने बोला कि ओरिजिनल F तो यहां लग रही है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अगर मैं दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एक F लगा दूं नए, तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा बॉडी को, बिल्कुल नहीं पड़ेगा फर्क. अब मैंने क्या किया, ये वाली F ले ली और ये वाली F ले ली और बोला कि ये दोनों एक कपल बना रहे हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट टू ईच अदर हैं, एक्टिंग एट अ डिस्टेंस d. तो मैंने इन दोनों फोर्सेस को मिला करके तो एक कपल बना दिया विच इज एक्टिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो मैंने अपनी बॉडी वापस से बनाई और मैंने कहा कि ये तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहा. अब मेरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक तो ये फोर्स लग रही है जो कि जी पर ही एक्ट कर रही है, और इसके साथ में एक मोमेंट और आ गया. ये मोमेंट कहां से आया, इस वाले F को और इस वाले F को कपल की तरह ट्रीट करके. So now what I see is that actually on my body
the force was acting here, and I converted this single force system into a force and a couple system. इससे फायदा क्या हुआ, जो फोर्स मेरी जी पर नहीं लग रही थी वो अब मेरी फोर्स जी पर लग रही है। अब उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, मेरी ब्रिजिड बॉडी के अलग अलग लोकेशंस पे जितनी भी फोर्सेस लग रही है, इन सारी फोर्सेस को मैं फोर्स और कपल में कन्वर्ट करूंगा, एंड इवेंचुअली आई विल हैव अ रिजल्टेंट कपल एक्टिंग अराउंड जी एंड रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग थ्रू जी. And once I have converted all the forces acting into a simple moment and a simple force acting through G, now I can apply this formula. That the summation of all forces जो मैंने यहाँ पर हासिल कर लिया है G के थ्रू, उसको मैं मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी में रिप्रेजेंट कर सकता हूं. और उसी तरीके से अब ये एक नई इक्वेशन है. ये इक्वेशन शायद आपने पहले देखी हो या आपने नहीं देखी हो, तो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस इक्वेशन नाउ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जब अपन किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं फोर्स से, तब मैं कहता हूं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. दिस इज इन रेक्टिलिनियर मोशन. In rotational motion, let us say I have a disc suspended at the center over here, and I apply a torque T. The radius of the disc is R, and the moment of inertia of the disc is I. तो इसके लिए न्यूटन्स लॉ मैं कैसे कहूंगा? अब टॉर्क T लगाऊंगा तो ये रोटेशनली एक्सेलरेट करेगी, ये सीधे तो नहीं जाएगी. दिस इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन. तो रोटेशन में F को रिप्लेस कर दिया जाता है टॉर्क T से, मास को रिप्लेस कर दिया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, A को रिप्लेस कर दिया जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से. दिस इज द इक्विवेलेंस ऑफ रोटरी मोशन व्हेन कंपेयर्ड टू प्योर रेक्टिलिनियर मोशन. तो टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, यही चीज अपन ने यहां पर रिप्रेजेंट कर रखी है. दिस समेशन ऑफ मोमेंट्स इज नथिंग बट द टोटल टॉर्क एक्टिंग अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. I suffix G is the moment of inertia of the body about the center of gravity, and alpha G is once again the angular acceleration of the object by treating G as the center of rotation. तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है वो यही है आपकी, T is equal to I alpha, and that is nothing different from F is equal to mn. तो रोटेशन हो, ट्रांसलेशन हो, चाहे कुछ भी हो, आपकी वही इक्वेशन बार बार अलग अलग रूप में आ रही है. ठीक है. तो अब आपने ये भी देख लिया कि अगर एक बड़ी सी रिजिड बॉडी ली जाए जिसका कि कोई एक्चुअल डायमेंशन हो, एंड इफ डिफरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग एट डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द बॉडी, देन हाउ डू वी ट्रीट such a case, and how do we still arrive at the same concept, which is nothing but the Newton's second law of motion. ये देखा अपन ने किस तरह से कन्वर्ट करके वही F is equal to m into a और उसका रोटेशनल फॉर्म टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. दिस इज व्हाट वी अराइव एट अगेन एंड अगेन. ठीक है. तो अभी अपन ये इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, और आज की सारी इंट्रोडक्टरी प्रिंसिपल्स में हमने ये देखा कि हमने एक ही चीज देखी है कि काइनेटिक्स के अंदर ये इक्वेशन ही भगवान है, और यही इक्वेशन अपन को लगानी है. रोटरी फॉर्म में है तो F की जगह टॉर्क आ जाएगा, मास की जगह I आ जाएगा, A की जगह अल्फा आ जाएगा. लेकिन अभी भी अपन इससे आगे नहीं बढ़े, और जैसा मैंने पहले कहा था इससे आगे बढ़ेंगे भी नहीं. एवरीथिंग इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड द सेम कॉन्सेप्ट. अब प्रॉब्लम अपने इसमें तब आएगी जब अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. And in solving problems of kinetics, let me tell you, there is no other escape rather than solving a lot of problems. क्योंकि इसमें variety of problems हैं, lift की problems हैं, moving body की problems हैं, inclined plane की problems हैं, और उसके बाद rotary mechanics की problems अलग से आती है, rotary और linear का combination की problems आती है, फिर उसके बाद pulleys की problem आती है complicated.
हर टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टिप्स एंड ट्रिक्स अलग अलग हैं। और अगर आप ये सोचो कि बस ये एक ही इक्वेशन है ना, इसमें मैं लगा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बहुत गहरे पानी में चले जाओगे। क्योंकि इक्वेशन तो भले ही से सिर्फ एक ही है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, ये सिर्फ प्रैक्टिस के साथ ही आ सकती है और किसी तरीके से नहीं आ सकती। सो यू हैव टू डेडिकेटेडली टेक एटलीस्ट वन बुक। यू हैव 4 बुक्स विथ यू। आपको कम से कम एक किताब डेडिकेटेडली उठानी पड़ेगी, प्रेफरेबली आर के बंसल या भाभी कट्टी को आप पकड़ लो, और उसके अंदर काइनेटिक्स का टॉपिक जहां चालू हो रहा है उसके ए टू जेड प्रॉब्लम सारी सॉल्व करो। डीपी शर्मा को मत पकड़ो, क्योंकि डीपी शर्मा की प्रॉब्लम्स अगर आप देखोगे तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि उसमें से अधिकतर प्रॉब्लम मैं भी नहीं सॉल्व कर सकता। द लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स इज टू कॉम्प्लिकेटेड। वो बहुत हाई लेवल की प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि आइडियल कंडीशन तो ये है कि आपको और मुझे दोनों को सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए। बट आई विल गिव यू अ वेरी जेन्युइन एडवाइस टू पिकअप ईदर भाभी कट्टी और आर के बंसल, और उसके अंदर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके मास्टरी करो। ठीक है, मैंने यहां पर एक काफी बढ़िया सा कलेक्शन ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स बना लिया है, जनरल गाइडलाइंस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ काइनेटिक्स बना ली हैं, और आप इनको पढ़ोगे तो इससे आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम और इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स बना ली हैं जो कि किताबों में आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये जो नोट्स मैं आज आपको दे रहा हूं लेक्चर नंबर 22 के नाम से, प्लीज कीप इट सेफ, बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज नॉट अवेलेबल ईदर ऑन इंटरनेट और इन एनी ऑफ द बुक्स। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने इसमें खूब सारा कलेक्शन डाला है, और अपन मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स। करीब 9 से 10 प्रॉब्लम मैंने ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो कि काइनेटिक्स की आपकी सारे स्पेक्ट्रम को कवर करती हैं। यानी पुली की प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेटेड पुली की प्रॉब्लम्स, लिफ्ट की प्रॉब्लम्स, और रिलेटिव मोशन का भी इसमें थोड़ा सा जिक्र आ जाता है हल्का सा। तो इस तरीके से सारी टाइप की प्रॉब्लम्स को मैंने एक तरह से कंपाइल कर लिया है। सो प्लीज स्टिक विद द लेक्चर सीरीज जिसमें कि अपनी काइनेटिक्स का पार्ट चल रहा है, और ये वाला जो टॉपिक है इसको एक बार आपने न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाने दो, देन वी विल बिकम सीरियस अबाउट इट। ठीक है, अभी तो इसमें एक छोटा सा पार्ट और रहता है, डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। वी विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास, एंड देन वी विल डायरेक्टली जंप ऑन टू सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की रिगरस तरीके से सॉल्विंग करनी पड़ेगी, वरना काइनेटिक्स आप कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं ला पाओगे काइनेटिक्स में। प्रॉब्लम्स कैन बी वेरी टफ इन काइनेटिक्स, बट विल सी व्हेन द टाइम कम्स। ठीक है, आज जो कुछ भी पढ़ाया, आर यू कंफर्टेबल विद दैट? आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आज जो कुछ मैंने बात बताई है? यस सर। ठीक है, लेट अस स्टॉप द लेक्चर हियर, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। प्लीज डोंट गो अवे, आई विल टेक योर अटेंडेंस।